नमस्कार दोस्तों, शिखर कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता है कि इस समय वीडियो के पेपर चल रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के पेपर अच्छे हो रहे होंगे, जो लोग पेपर में शामिल हो रहे हैं। तो आज हम लोग जो पहली शिफ्ट 26 जून 2023 की जो पहली शिफ्ट है उसमें जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है और उसका डिटेल सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग जो है जो 26 जून उस वाले पेपर को हल करेंगे। ठीक है, और केवल रीजनिंग पोर्शन को करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, तो एक एक करके हम लोग उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि प्रत्येक 8 को गिने जिसके ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद में 3 या 4 है। ऐसे कितने 8 हैं? ठीक है, तो इनको हम लोग गिनते हैं। तो ऐसे 8 गिनना है हमको जिनके पहले ठीक पहले 6 नहीं है, ठीक है, और ठीक बाद में 3 या 4 है। तो हम लोग गिनना शुरू करते हैं। तो पहले ये वाला 8 लिया, इसके पहले देखो 6 है, और हमको ढूंढना कैसे 8 है? जिसके पहले 6 ना हो, बाद में 3 या 4 हो। तो इस वाले 8 के पहले 6 है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, इसके पहले भी 6 है, इसलिए ये भी 8 नहीं है शामिल। इसको देखते हैं, तो इसके पहले देखो 6 नहीं है और बाद में से 3 या 4 में से एक है, तो ये वाला है हमारा 8, शामिल हो जाएगा। ये भी 8 शामिल नहीं होगा क्योंकि इसके पहले 6 दिया है। अब इस वाले 8 को देते हैं, तो इसके पहले 6 नहीं है और बाद में 3 या 4 में से एक आया है, तो ये भी होगा। और ये वाला बाद में इसके कुछ नहीं है। तो इस प्रकार आपके 2 8 हैं जिनके ठीक पहले 6 नहीं है और बाद में 3 या 4 में से कोई एक है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी चौथा विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया होगा, इसका सलूशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है दी गई व्यवस्था में सभी एक को हटा लिया जाए तो कौन सा विकल्प जो है वो बाएं से 11वें स्थान पर होगा। तो बाएं से 11वें नंबर पर, और हमको ए को शामिल नहीं करना है, ए को हटाना है। तो ए को हटाते हुए गिन लेते हैं। देखिए, तो पहला हो जाएगा 1 2 3, और ए को हम शामिल नहीं करेंगे, हटाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बाएं से 11वां, बाएं से मतलब इधर से, तो इधर से 11वें नंबर पर कौन आ गया? यू, और हमने ए को शामिल भी नहीं किया। तो इस प्रकार सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। बाएं से 11वां जो अक्षर है वो यू होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में जो है कथन दिया गया है। कथन क्या है? हमारी अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की नकल ना करें। यह एक सूचना है। तो इसमें 2 धारणाएं दी हैं, आपको बताना है कौन इसमें अंतर्निहित है। ठीक है, तो कथन क्या है? हमारी अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की नकल ना करें। यह एक सूचना है सॉफ्टवेयर बनाने वाले का, कंपनी का। तो धारणाएं क्या है? पहली धारणा, धारणा एक है सॉफ्टवेयर की नकल करना संभव है, बिल्कुल संभव है, तभी तो ये जो है सूचना दी गई है। ठीक है, और दूसरा, ऐसी चेतावनी का कुछ तो असर होगा, बिल्कुल असर हो, इसीलिए तो ये सूचना जारी की गई है। तो इसमें जो है आपकी धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है। इस प्रकार आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। दोनों धारणाएं इसमें अंतर्निहित हैं। अब हम लोग चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल है, इसमें भी कथन दिए गए हैं और कथन 3 दिए गए हैं। ठीक है, और कहा गया है कि इसमें कौन से निष्कर्ष सही है। तो इनका हम लोग वेन आरेख बनाएंगे। तो पहला कथन है कुछ प्रश्न उत्तर हैं। तो कुछ वाले का वेन आरेख आप लोग जानते हैं कैसे बनता है, बोलो। ऐसे कुछ प्रश्न, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे
कुछ प्रश्न उत्तर है। तो इसका वेन आरेख कैसे बन जाएगा? ऐसे। अब हम लोग बनाते हैं दूसरे का। कुछ उत्तर लेखक हैं, तो कुछ उत्तर लेखक हैं। अब इसका ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि देखिए उत्तर का कुछ हिस्सा लेखक में है, लेकिन उत्तर यहां भी शामिल है ना। तो यहां पर भी ऐसे भी बन सकता है, इसको कि ऐसे भी बना सकते हैं। कुछ उत्तर, उत्तर का यहां भी तो है, तो ऐसे भी बन सकता है, कुछ उत्तर लेखक है। ठीक है। और इसके बाद अगला बनाते हैं कि सभी लेखक कवि हैं। तो जितने लेखक हैं वो सब क्या हैं? कवि हैं। तो ऐसे बनेगा, बोलो। और अगर इस कंडीशन को शामिल करें तो कैसे बनेगा? बोलो, ऐसे। तो निष्कर्ष वही सही माना जाएगा जो दोनों स्थितियों में सही होगा। जैसे अब पढ़ते हैं, पहला देखिए, कुछ लेखक उत्तर है। तो कुछ लेखक उत्तर है, इस वाली कंडीशन में भी उत्तर का कुछ हिस्सा है, और इस कंडीशन में भी लेखक का कुछ हिस्सा उत्तर है। तो यानी पहला निष्कर्ष जो है वो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है देखते हैं कि कुछ कवि प्रश्न हैं। तो कुछ कवि प्रश्न हैं, तो देखिए इस स्थिति में कवि प्रश्न नहीं है, प्रश्न वाला में कहां गए हैं ये, लेकिन इस वाली स्थिति में कवि प्रश्न है। तो जो दोनों स्थितियों में सही होगा वही माना जाएगा, इसलिए ये गलत है। तीसरा, सारे प्रश्न कवि हैं। तो सारे प्रश्न कवि तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकते। और चौथा है, कुछ कवि उत्तर हैं। तो देखिए कवि का कुछ हिस्सा उत्तर में यहां भी है, कवि का कुछ हिस्सा उत्तर यहां ही है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका निष्कर्ष पहला और चौथा सही है। तो पहला और चौथा अनुसरण करता है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको ध्यान से देखेंगे, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। ये अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो ये तुरंत जान जाएंगे। और ये देखिए 132 लिखा है, तो ये 11 का वर्ग में 11 जोड़ा गया है। 11 का वर्ग होता है 121, और उसमें 11 जोड़ देंगे तो 132 आ जाएगा। ऐसे इसमें देखेंगे तो 12 का वर्ग और 12 जोड़ा गया है, तो 12 का वर्ग होता है 144 और 12 156 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 13 का वर्ग और प्लस 13, तो इसको जोड़ देंगे जब, तो ये 169 में अगर हम 13 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 182। क्या आ जाएगा? 182। तो ये जो है 182 पहले ऑप्शन में है। ठीक है, आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में भी मिल गया है, इसका मतलब भी सही सीक्वेंस है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। 6 को देखते हैं। इसमें लिखा है 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है। तो देखिए बनाते हैं इसको, अमित जो है वो बाएं से यानी इधर से 11वें नंबर पर है। कौन? अमित। ठीक है, बाएं से 11वें स्थान पर है। और दीपक पंक्ति के दाएं से 31वें स्थान पर है। और टोटल बच्चे हैं कितने लड़के? 40। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, टोटल है 40। तो दीपक जो है वो इधर से कौन से नंबर पर है? बोलो कितने नंबर पर है? 31वें स्थान पर है। बोलो 31वें स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि ये दीपक है। अगर हम इसका दाहिने से इधर बाएं से स्थान निकालें तो दीपक का बाएं से स्थान हो जाएगा 40 में 1 जोड़ के 41 में से माइनस कर दें 31 यानी 10वां। तो इधर से ये दाहिने बाएं से 10वें नंबर पर होगा दीपक। ठीक है, और ये कितने नंबर पर है? 11वें नंबर पर है अमित। अब आगे कहा है
कि श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं तीसरे है, तो दाहिने का मतलब आपका बायां बायां है, आपका दायां दायां है। तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर है श्रेया, श्रेया यहां पर हो जाएगी। अब सवाल में कहा है कि दीपक से कितनी दूरी पर है, तो दीपक जो है वो गिन लेंगे, यहां पर अमित हो जाएगा 1, 11वें नंबर पर जो है 2 3 4, यानी 4 ऑप्शन जो है चौथा आपका विकल्प सही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें लिखा है रमा और मोहन एक विवाहित युगल है। ठीक है, तो हम लोग इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं, ब्लड रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं। रमा और मोहन विवाहित युगल है, तो ऐसे इसको बनाएंगे। ठीक है, जिनकी स्मिता और देविका नाम की 2 बेटियां हैं, तो इनकी बेटी हो जाएंगी एक पीढ़ी नीचे स्मिता और देविका। ठीक है, आगे कहा है देविका की शादी अमन से हुई है, तो देविका की शादी अमन से हुई है, तो ऐसे बना देंगे। आगे लिखा है अमन जो मधु और जीवन का बेटा है, तो ये मधु और जीवन का बेटा है, जिसका बेटा है उससे एक पीढ़ी नीचे होगा मधु और जीवन से, तो ऐसे बन जाएगा। आगे कहा है रोमिला अमन की पुत्री है, तो रोमिला यहां पर बना देंगे, इसकी पुत्री यानी एक पीढ़ी नीचे बन जाएगी। बोलिए, और कहा है आगे रोमिला अमन की पुत्री है, कृष्णा जो अमन की बहन है, कृष्णा जो है वो अमन की बहन है, तो ऐसे उसी पीढ़ी का बना देंगे जिसकी बहन है अमन की पीढ़ी की। आगे सुनील से विवाहित है, यानी कृष्णा का विवाह किससे हुआ है, सुनील से। ठीक है, और उसके 2 बेटे हैं अनुज और अंकुर, तो इसके 2 बेटे हो जाएंगे अनुज और अंकुर। ठीक है, अंकुर मधु और जीवन का नाती है, तो नाती हो ही जाएगा इसका। अनुज रोमिला के बीच का रिश्ता, तो अनुज और रोमिला के बीच का रिश्ता पूछा है। देखिए, अनुज और रोमिला के बीच का रिश्ता पूछा है, तो ये दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, और ये हो जाएंगे फुफेरे ममेरे भाई बहन। तो इस प्रकार आपका दूसरा वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन पिता बेटी है जो गलत हो जाएगा, पति पत्नी भी गलत हो जाएगा, केवल आपका सही आंसर आ जाएगा फुफेरे ममेरे भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें लिखा है कि 90 की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं, तो लड़कियों में और लड़कों में अनुपात क्या दिया है, 2:1। क्या दिया, 2:1। तो इसका मतलब है इनका टोटल हो जाएगा 3, और उधर टोटल कितना दिया है 90, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 30। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 से भाग कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि लड़कियां हो जाएंगी 30 दूनी 60, और लड़के कितने हो जाएंगे, बोलो 30। ठीक है, आगे सवाल में कहा है श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पर है, तो श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पर है, तो यहां पर 14 नंबर पर कौन है, श्रीधर। ठीक है, और यदि श्रीधर से 10 लड़कियां आगे हैं, आगे का मतलब ऊपर हैं, तो ऊपर 10 लड़कियां ऊपर हैं। ठीक है, तो ऊपर 10 लड़कियां ऊपर हैं, यानी लड़के कितने ऊपर होंगे, बोलो 3। लड़के ऊपर कितने होंगे, 3, और इसको शामिल कर लेंगे तो 4 श्रीधर को। आगे क्या कहा है, तो उसके बाद रैंक में कितने लड़के हैं, तो लड़के टोटल हैं कितने, 30। अब इसको शामिल कर लेंगे तो 4 लड़के यहां तक हैं, 14 तक, तो नीचे हो जाएंगे 30 में से माइनस कर देंगे कितने, 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा, बोलो 26। तो इस प्रकार आपका जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें है कि यहां पर जो प्रश्न आकृति है उसमें इन चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति एडजस्ट होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसको अगर हम कंप्लीट करें तो यहां पर ऐसे कंप्लीट होगा, बोलो, है ना, और ये ऐसे जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें ऐसे हो नहीं रहा है, इसमें भी ऐसे नहीं हो रहा है, इसमें भी ऐसे नहीं हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। तो यानी ये दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही है। बाकी आप पूरी आकृति बनाना चाहें तब भी आपका सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक गद्यांश दिया है और गद्यांश के आधार पे हमको 10 और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देना है। इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक गद्यांश दिया गया है जिसके बाद कई अनुमान दिए गए हैं। आपको गद्यांश के संदर्भ में प्रत्येक अनुमान की अलग से जांच करनी होगी और उसकी सत्यता या असत्यता की डिग्री तय करनी होगी। ठीक है, यानी आपको बताना है सत्य है कि असत्य है। भारत सरकार ने यहां से गद्यांश शुरू हुआ है, यहां तक तो क्वेश्चन देने का आंसर देने का तरीका बताया गया है। यहां से यहां तक है, भारत सरकार ने राज्य सरकारों से महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का आग्रह किया है। महिलाओं के लिए और अधिक प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उन्हें लाभकारी रोजगार मिल सके। या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए नीतिगत फैसलों के अनुसरण में है। जहां तक नई नौकरियों का संबंध है, राज्यों से निष्पक्ष सेक्स के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए कहा गया है। महिला श्रमिकों के लिए समान वेतन का भी कड़ाई से पालन किया जाए, इस पर बल दिया गया है। महिलाओं के बीच गरीबी उन्मूलन के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। यानी ये पैराग्राफ महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, अब इसके आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, सरकार की इस नीति से महिलाओं को काफी फायदा हुआ है। ऑप्शन 1 है, यदि अनुमान संभावित रूप से सत्य है तो दिए गए तथ्यों के आलोक में निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो संभावित रूप से सत्य है, ये तो गलत है। ठीक है, ये जो है शायद गलत है, डेटा अपर्याप्त है, ये भी गलत है, निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, इस नीति से सरकार मतलब महिलाओं को निश्चित रूप से फायदा हुआ होगा। तो ये चौथा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को, जो इसी पैराग्राफ पर आधारित है। तो इसमें लिखा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। तो हम लोगों को आंसर जो देना है वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देना है। तो जैसे पिछले सवाल में यहां से आंसर निकला था, अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं, यानी महिलाओं को फायदा हो रहा है। तो इसमें देखो लिखा है, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए कहा गया है, महिला श्रमिकों के लिए समान वेतन का कड़ाई से पालन किया जाए। तो उनको समान वेतन की बात हो रही है, ना कि वेतन ज्यादा दिए जाने की बात। तो ये जो है ये निश्चित रूप से असत्य है। आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इन चारों में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ये जो शब्द 5 दिए हैं इनको आपको एक व्यवस्थित क्रम में लगाना है। ठीक है, रन आउट, डिलीवरी, डिसीजन, शॉट, थर्ड अंपायर। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है इसमें सबसे पहले जो आएगा, या लास्ट में या पहले चेक कर लेते हैं, तो लास्ट में जो होगा वो डिसीजन, क्या आएगा बोलो, डिसीजन आएगा। क्योंकि निर्णय जो होगा वो थर्ड अंपायर के पास जाएगा। अगर कोई विवादित होगा तो उस पर निर्णय कौन लेगा, थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर के पास जाएगा तो वो डिसीजन लेगा। तो लास्ट में आएगा, यानी 5 के बाद आएगा 3, है ना, बोलिए। तो इसका मतलब है इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। पहले नंबर पर बात करें तो पहले गेंद फेंकी जाएगी, डिलीवरी होगी 2, उसके बाद शॉट खेलेगा वो जो बैट्समैन होगा, और उसके बाद रन आउट होगा, तब विवादित होगा तो उसको थर्ड अंपायर के पास भेजा जाएगा और वो उस पर डिसीजन लेगा। तो इस प्रकार
आप पूरा ऐसे ना करके केवल यहीं से ऑप्शन गेस कर सकते थे। ठीक है, तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि इसका मतलब ये है, इसको दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, ऐसे ही इस शब्द का मतलब है दो भागों में बट गया, इस शब्द का मतलब भी दो भागों में बट गया है। तो इसका पूछा है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग दो भागों में यहां से बांट लेंगे और इसको भी दो भागों में बांट लेंगे, इसको भी दो भागों में हम लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे। देखिए अब दोनों में इधर देखिए कॉमन क्या है, तो इधर भी कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन है? तो इस शब्द का कोड हो गया ये। ठीक है, और इस शब्द का कोड हो गया स्पाइडर, जो पहले वाला है। अब देखिए जो पूछा गया है उसमें स्पाइडर क्या है, लास्ट में आया है। तो इसका मतलब लास्ट में जो आएगा वो स्पाइडर का कोड आएगा, एग्नोस लास्ट में आएगा। तो देखेंगे लास्ट में किस में आया है, पहले में तो नहीं आया है, दूसरे में है और चौथे में है। तो इन्हीं में से कोई एक सही होगा, या तो दूसरा सही होगा या चौथा। और इसमें देखेंगे कि ब्लैक और विडो आया है। देखिए ब्लैक और विडो कहीं आया है, ब्राउन आया है, और ब्राउन का कोड क्या हो जाएगा बोलो, डेयरी। तो यहां ब्लैक विडो नए शब्द आए हैं तो इनके लिए नया कोई कोड होगा, इसमें डेयरी नहीं आएगा क्योंकि वो तो ब्राउन के लिए है। तो इसलिए ये भी गलत है। आपका इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है बोलो, दूसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। विकल्प की मदद से इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी वो पिछले जैसा ही है। इस शब्द का मतलब है सैडल हॉर्स, दो भागों में बांट दिया है। ऐसे इसको भी दो भागों में बांट दिया है और इसका अर्थ है ये, और ऐसे इसको भी दो भागों में बांट देते हैं, इससे भी दो नए शब्द बनते हैं, हॉर्स ट्रेल। ठीक है, तो पूछा है कि इसका कोड क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में इधर कॉमन क्या है, CONO कोनो, इसमें भी वही कॉमन है। तो इन दोनों में इधर भी दोनों में कॉमन होगा क्या, ये दोनों कॉमन है। तो इसका कोड हो गया CONO। ठीक है, ट्रेल का। तो इसका मतलब है राइड का कोड क्या हो जाएगा बोलो, राइड का कोड क्या हो जाएगा, WIR। तो राइड का यानी लास्ट में आएगा WIR, तो लास्ट में WIR आएगा। ठीक है, और इसको देख लेते हैं। तो हॉर्स, हॉर्स का कोड क्या हो जाएगा बोलो, CABE, कैब। तो ये इसका कोड हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बोलो चौथा। तो इसका अर्थ है कि चौथा शब्द जो है इनसे बनाया जा सकता है। इस प्रकार यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें लिखा है कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। इनको अल्फाबेटिकली जो है डिक्शनरी के अनुसार लगाना है। तो डिक्शनरी के अनुसार लगाने में देखते हैं ध्यान से। तो इसमें देखिए पहले वाले तीन शब्द जो अक्षर हैं वो सब में समान है। देखिए पांचों में तीन अक्षर शुरुआत के समान हैं, ARR। इसके बाद के हम लोग क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसके बाद ए आया है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए का स्थान होता है 1। इसमें ई आया है तो 5 होगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, इसमें भी 5 होगा। इसमें ओ आया है तो 15 होगा, और इसमें आई आया है तो 9 होगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर तो निश्चित तौर पे कौन आएगा, 1 आएगा। पूछा है दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर इनमें 5 आता है तो 5 आएगा, लेकिन इसमें क्लियर नहीं है तो इसके बाद वाले अक्षर की नंबरिंग कर लेते हैं। यस का होता है 19 और ए का होता है कितना, 1। ठीक है, तो अब इससे क्लियर हो गया कि पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा एरियर्स। तो इस प्रकार आपका जो है तीसरा विकल्प है वो सही है। पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा। पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे नंबर पर ये आएगा। ठीक है, चौथे नंबर पर ये आएगा, पांचवें नंबर पर ये आएगा।
तो इनको अल्फाबेटिकली लगाएंगे तो ये क्रम होगा। दूसरे नंबर पर पूछा है तो आपका सेकंड वाला जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें लिखा है कि कौन सी आकृति इसमें समाहित है। ये उत्तर आकृतियां दी हैं और ये प्रश्न आकृति। तो कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में समाहित है, तो ध्यान से देखेंगे तो इसको ध्यान से देखो, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये इधर जाके इधर ऐसे जाएगा, ऐसे इधर जाके ये जाएगा ऐसे। तो ये आपका जो आकृति बन रही है वो कौन सी है, देखो ध्यान से, बी वाली। और कोई भी आकृति इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी आकृति इसमें शामिल नहीं है, केवल सेकंड वाली आकृति है जो इसमें है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें जो है 4 सदस्य पी क्यू आर और यस वाले एक परिवार के बारे में कुछ जानकारी है। पी एक वयस्क पुरुष है और उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। पी एक वयस्क पुरुष है, तो पुरुष है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे नीचे बनाएंगे, इनके जेंडर कंफर्म नहीं है दोनों के। आगे कहा है क्यू पी का दामाद है। क्यू जो है वो पी का क्या है, बोलो, दामाद है। क्यू पी का दामाद है तो इसकी कोई पुत्री होगी, उसका पति होगा क्यू, तो क्यू पी का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। आगे कहा है आर क्यू का साला है, तो आर क्यू का साला है, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा आर और ये होगा पुरुष, ठीक है। परिवार में सिर्फ एक जोड़ा है तो ये वाला जोड़ा हो गया परिवार में, कौन, बोलो, ये वाला एक परिवार में जोड़ा हो गया। चारों के बारे में पूरी जानकारी भी हो गई। पूछा है परिवार तो पी की पुत्री कौन है, तो इन चारों में बताइए पी की पुत्री कौन है, यस है। चारों का बाकी का तो जो हो ही गया, यहां पर कौन बचा, यस, तो यस जो है पी की पुत्री है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 18। इसमें कहा है पी का मतलब भाग, क्यू का मतलब गुणा, आर का मतलब प्लस है, यस का मतलब माइनस है। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं, इनके जो सिंबल हैं। 45, क्यू का मतलब क्या है, गुणा 30। ऐसे पी का मतलब क्या है, बोलो, भाग 10। आर का मतलब प्लस 12 हो गया, यस का मतलब है माइनस 15। तो बोर्ड मास के अनुसार चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसकी जगह पर 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 45 गुणे 3। 30 को 10 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 3। आगे जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। भाग के बाद क्या कराना पड़ता है, गुणा। तो ये हो जाएगा 135 प्लस 12 माइनस 15। अब इसके बाद जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 147 माइनस 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 132। तो इसका सलूशन हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 132। 132 ही आपका आंसर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्लस का मतलब है घटाना, माइनस का मतलब है भाग, गुणे का अर्थ है जोड़, परसेंटेज का अर्थ है गुणा। तो सूचनाओं के आधार पे आपको इसका मतलब बताना है। तो 22 हम लोग वैसे लिख देंगे, और प्लस का मतलब क्या है, घटाना, तो घटाएंगे 18। ऐसे माइनस का मतलब क्या है, देखो माइनस का मतलब क्या है, भाग, तो यहां पर भाग कर देंगे 3। और प्रतिशत का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर देंगे 5, ठीक है। और इसको हल कर लेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास के अनुसार भाग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 छाक 18, 6 गुणे 5। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो गुणा आ जाएगा 22 माइनस 30, तो ये आ जाएगा आपका -8। तो इस प्रकार चौथा विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है,
कि दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब कौन है। तो जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, वाटर इमेज का मतलब है जैसे पी के हम वाटर इमेज बनाएं तो ये ऐसे बनेगी, है ना, इसका प्रतिबिंब। अगर हम इसको सीधा कर दें तो बिल्कुल वैसे ही हो जाए। समझ में बात है, अगर हम इसको सीधा कर दें तो बिल्कुल वैसे ही हो जाए। अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम अगर उल्टा करें तो ये यहीं पर ऐसे करके नीचे आ जाएगी, है ना, ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, जो ये वाला नीचे जो हिस्सा दिख रहा है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे देखो इसमें पी है ऊपर वाला, वो हिस्सा नीचे आ गया है, ऐसे ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा केवल किसमें हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, पहले में नहीं हुआ है, दूसरे में भी नहीं, यहां पर कहां आया है, इसमें भी यहां पर कहां आया है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें तीसरा या चौथा, सी या डी ऑप्शन में से कोई एक है। और ध्यान से देखेंगे जो सिमेट्रिक में इसमें जो है ये वाला ये वाला हिस्सा है ये आ जाएगा यहां पर, और ये वाला हिस्सा यहां पर आ जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जैसे ये देखिए इनमें आपस में हिस्से क्या हो गए हैं, बोलो, ये हिस्सा यहां आ जाएगा, वो वहां रहेगा। तो ये केवल इसमें हुए हैं, दोनों काले रहेंगे, इसमें दोनों काले हिस्से एक जगह आए ही नहीं हैं। तो इसलिए चौथा विकल्प तो आपका कतई गलत है। इसका जो है तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसका मतलब है अगर हम इस आकृति को सीधा कर दें तो बिल्कुल ये ऐसी आकृति हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर इसको हम इससे पलट दें, सीधा कर दें, तो ये आकृति बिल्कुल ऐसी दिखेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, प्रश्न क्या है, एक रेलवे लाइन से गुजरते हुए आप देखते हैं कि विपरीत दिशा से 2 ट्रेनें एक ही लाइन पर गतिमान हैं। आप चल रही ट्रेनों में से किसी एक की ओर दौड़ेंगे और संभावित दुर्घटना के बारे में इंजन कर्मचारियों को सूचित करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है प्रतीक्षा करेंगे और ट्रेनों के गुजरने तक देखेंगे, तो ये तो आपका कतई गलत हो गया। तीसरा, निकटतम स्टेशन पर जाएंगे और रेलवे अधिकारियों को उन सभी के बारे में सूचित करेंगे जो आपने देखा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि बाद में सूचना देने से क्या मतलब है, तब तक तो दुर्घटना हो चुकी होगी। किसी भी संभावित दुर्घटना की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलेंगे, ये भी गलत है। तो इन चारों में जो सबसे सही है वो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें लिखा है यदि किसी भाषा में ग्राफिक्स को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में होमलेस को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स लिखते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स लिखते हैं सबसे पहले, और इसमें लिखते हैं जो इसका जिस भाषा में लिखा गया उसको लिखते हैं MGHER। नंबरिंग कर देते हैं इनकी सबकी। तो नंबरिंग करेंगे तो देखिए ये 7, 18, 1, 16, 8, 9, 3, 19, इसकी नंबरिंग करेंगे तो 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे क्या है इसमें। देखिए क्या हो रहा है, इसमें जो है +2 हो रहा है, देखिए। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, नहीं, -3 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक है, ऐसे इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है +2 और इसमें -1। तो जो जैसे जिस क्रम से हो रहा है वैसे कर लेंगे हम लोग। तो ऐसे इसकी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले इसमें 8, 15, 13, 5, 12, 5, 19, 19।
सबसे पहले हमको क्या करना है, +2 करना है। तो +2 करेंगे तो आ जाएगा j। ठीक, +2 करेंगे। इसके बाद इसमें क्या हुआ है बोलो, -3 हुआ है, तो इसमें से -3 करेंगे तो 15 में से -3 करेंगे तो 12 पर यल आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या हुआ है, फिर +2 हुआ है, +2 हुआ है, तो फिर 13 में +2 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 पर ओ आ जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें क्या हुआ है, -3 हुआ है, फिर से -3 हुआ है, तो -3 करेंगे तो -3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पर बी, 2 पर क्या आ जाएगा बोलो, बी। अगले में क्या हुआ है, फिर +2 होगा, तो 12, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14, 14 पर क्या आया है, यन। तो देखिए यहां से कुछ क्लियर हो रहा है, ऑप्शन आगे का JLOBN, JLOBN। तो अभी इन दोनों में से कोई एक होगा, आगे भी कर लेते हैं। 5 में क्या होगा बोलो, देखिए इसमें क्या हुआ है, 5 में फिर हुआ है -1, तो -1 करेंगे तो 4, 4 पर आ जाएगा डी, 4 पर क्या आ जाएगा बोलो, डी। ठीक है, तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये वाला ऑप्शन जो पहला है वो बिल्कुल सही है, JLOBNDUR, यही आपका जो है आगे आंसर होगा। आगे चेक करने की कोई जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दीवार घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, जबकि टेबल घड़ी 36 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। ठीक है, तो दोनों मंगलवार दोपहर 12 बजे ठीक सेट की गई। अगली बार जब दोनों एक ही सही समय दिखाती हैं तो वह क्या होगा। ठीक है, तो दीवार घड़ी ध्यान से देखेंगे, दीवार जो घड़ी है वो कितने मिनट फास्ट है, 12 घंटे में 2 मिनट, तो ये 2 मिनट फास्ट है 12 घंटे में। और जो टेबल घड़ी है ये स्लो है, 36 घंटे में 2 मिनट पीछे है। तो 36 घंटे में 2 मिनट पीछे है, इसका मतलब 12 घंटे में कितना होगा बोलो, 2/3 मिनट। इसको अगर हम सेकंड में बदल लें तो 2/3 को काहे से गुणा कर लें, 60 से, तो ये आ जाएगा 40 सेकंड, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 12 घंटे में ये 2 मिनट आगे हो जाती है प्लस, और 12 घंटे में ये 40 सेकंड पीछे हो जाती है, यानी माइनस हो जाती है। यानी दोनों में 12 घंटे में डिफरेंस कितने का आ जाता है, 2 मिनट 40 सेकंड का। ठीक है, इसको अगर हम बदल लें तो 160 सेकंड का फर्क आ जाता है, कितने घंटे में, 12 घंटे में। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि 24 घंटे में कितना हो जाएगा बोलो, 24 घंटे में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24 घंटे में डिफरेंस हो जाएगा, 24 घंटे में बताइए कितना डिफरेंस हो जाएगा, 160 गुणे 2 कितना हो जाएगा, सेकंड। और 24 घंटे का मतलब है एक दिन, 24 घंटे का मतलब क्या है, एक दिन। तो एक दिन में दोनों के जो बीच में डिफरेंस होगा वो 320 सेकंड का होगा। पूछा है अब एक समय कब वो मिलेंगी, दोनों एक ही समय कब दिखाएंगे, जब वो घूम के वहीं पर आ जाएं। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो 12 घंटे, भाई कोई सुई, घंटे वाली सुई वहां पर कितने समय बाद आती है, 12 घंटे बाद। तो 12 घंटे बाद जो है ना, वहीं पर आती है। तो 24 घंटे में वो 320 सेकंड का डिफरेंस होता है, और 24 घंटे का मतलब एक दिन है। तो 12 घंटे का डिफरेंस कितना आएगा, तो इसमें हम निकाल लेते हैं
320 सेकंड का डिफरेंस होता है बराबर एक दिन में। ठीक है, तो एक सेकंड का डिफरेंस कितने में होगा? 1/320 दिन। बोलो भाई, अब हम 12 घंटे को सेकंड में बदल लें तो ये हो जाएगा 12 गुणे 60 गुणे 60। इतने सेकंड का डिफरेंस हमको देखना है। तो इतने का डिफरेंस देखना है तो हम क्या करेंगे, 120 इसको जो है गुणा कर देंगे किससे? 12 गुणे 60 गुणे 60 से। तो ये डिफरेंस आ जाएगा, काट पीट कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, फिर जो है काटेंगे 6 से, नहीं 4 से, 4 32, 4 तिहाई 12, फिर 4 से काट देंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 15, फिर इसको 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 तिहाई 45 तिहाई 135 दिन। 135 दिन में जो है वो डिफरेंस 12 घंटे का आ पाएगा और समय वही रहेगा, दोपहर 12 बजे। तो दोपहर 12 बजे मिलाई गई थी तो दोपहर 12 बजे ही मिलेगी और डिफरेंस होगा 135 दिनों का। कितने दिनों का होगा बोलो? 135 दिनों का। तो इस प्रकार आपका जो है वो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आप रात के खाने में अतिथि हैं, पेट भर जाने के बाद मेजबान आपसे एक और चपाती लेने को कहता है। आप क्या करेंगे इन चारों में? पहला नंबर 1 है जो चपाती ले लेंगे, दूसरा ऑप्शन है उस पर एक बुरा चेहरा बनाएंगे, तीसरा विनम्रता से कहेंगे कि खाना बहुत अच्छा था और आप पहले ही बहुत खिला चुके हैं, चौथा है साफ इनकार कर देंगे। तो इनमें चारों में जो सबसे उपयुक्त है वो तीसरा विकल्प है। ठीक है, विनम्रता पूर्वक मना करेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए। 8 मित्र ABCDEFGH एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। B G और D के बीच में बैठा है। H B के बाएं तीसरा और A के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो हम लोग इसको बना लेते हैं, गोल मेज पे बैठे हैं वृत्त में, तो ऐसे हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लिया? वृत्त। इसमें 8 स्थान बना लिया, 4 ये हो गए, 1 2 3 4, 8 स्थान हो गया। पहली लाइन पढ़ते हैं। B G और D के बीच में बैठा है, तो B को यहां बैठाल देते हैं G और D के बीच में। देखिए B और G, जो B है G और D के बीच में बैठा है। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्लॉकवाइज जो होता है वो आपका लेफ्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज आपका राइट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये पहला हो गया, B G और D के बीच में बैठा है। H B के बाएं तीसरे, H जो है वो B के बाएं, बाएं का मतलब है क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा। यहां पर कौन है? H। और A के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो और शब्द किसके लिए है? H के लिए। यानी A के दाएं दूसरा स्थान पर कौन है? H। तो यहां पर होगा A। देखिए जो H है A के दाहिने पहला दूसरे स्थान पर हो गया कि नहीं हो गया? आगे है C A और G के बीच बैठा है, C A और G के बीच में बैठा है, यानी C यहां पर बैठा है। और B और E एक दूसरे के विपरीत नहीं, तो B और E जो है एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी E यहां पर नहीं आएगा, तो यहां पर आएगा। और एक ही अक्षर बचा है, कौन? F, वो यहां पर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका ये बन गया। अब कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला देखते हैं, C D के दाएं ओर तीसरे है, C D के दाहिने ओर, C D के दाहिने ओर, दाहिने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा है, ये तो सही है। आपको बताना है कौन सही नहीं है। दूसरा, A C और F के बीच में बैठा, A C और F के बीच में बैठा, ये भी सही है। तीसरा,
ई एफ और डी के बीच में बैठा है, ई एफ और डी के बीच में नहीं बैठा है, ई एच और डी के बीच में बैठा है, यानी आपका यही आंसर है कौन, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन है कि डी के बाएं तीसरा कौन है। अगला क्वेश्चन है डी के बाएं तीसरा कौन है। तो डी के बाएं तीसरा निकालना है तो देखेंगे, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे देखना है बाएं, तो पहला दूसरा तीसरा कौन है, यफ। तो डी के बाएं तीसरा कौन है बोलो, यफ है, यानी चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम में 30 मीटर गया। तो डायरेक्शन में देखेंगे, ये याद रखिएगा कि इधर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है ना, बोलो। और बीच में उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होता है, इधर जो है वो उत्तर पश्चिम होता है या पश्चिम उत्तर होता है, इधर दक्षिण पूर्व होता है और इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब इसको बनाएंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे, उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चला, तो मान लिया ये कोई जगह है, यहां से उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम तो ऐसे हुआ ना, यहां से ये गया 30 मीटर की दूरी पर। कितना गया बोलो, 30 मीटर। ये प्रारंभिक स्थान है, 30 मीटर की दूरी पर गया। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता हूं, तो दक्षिण पश्चिम का मतलब है इधर। अब यहां से ये इधर गया है 90 डिग्री पर 30 मीटर, आगे है। फिर दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है, तो दक्षिण पूर्व वाली यानी ये वाली दिशा हो जाएगी, तो ये वाली दिशा में चलेगा दक्षिण पूर्व में कितने, 30 मीटर। ठीक, और उसके बाद का है, अब मैं अपने घर की ओर मुड़ता हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। तो घर की ओर चलने के लिए ये इधर मुड़ेगा, और ये दिशा ध्यान से देखो कौन सी होती है, ये वाली। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी चौथा वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यानी यहां पर क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे इसके बेस पे ये, जैसे इसके बेस पे ये या इसके बेस पे ये बनी है, ऐसे आपको बताना है इसके बेस पे क्या बनेगी, कौन सी आकृति इसमें बनेगी, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें जो लास्ट वाली आकृति है वो पहले में सीधी हो गई है, इस कोने में आई है ना। तो ये भी जो ये आकृति है, इसमें जो है लास्ट वाली आकृति पलट गई है, मतलब इसमें उल्टा है, इसमें क्या हो गई, सीधी हो गई। ऐसे इसको देखेंगे, ये लास्ट वाले में है और जो यहां पर आएगी ये पलट जाएगी, तो देखेंगे किसमें यही वाली आकृति आएगी, पलट के आएगी। तो पलट के मतलब है कि ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी है ना। तो ये देखिए किसमें है, यहां पर सी में है। तो इस प्रकार आपका जो है वो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ऐसे और भी कोई चीज देख लेंगे, तो कोई भी आकृति एक ले लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें यही इसी से क्लियर हो रहा है कि तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इसमें लिखा है 4 हवाई जहाज ABCD पूर्व की ओर उड़ते हैं। तो देखिए 4 हवाई जहाज ABCD 125 किलोमीटर पूर्व की ओर उड़े। ठीक है, कौन जहाज है, ABCD। आगे क्या है, 125 किलोमीटर उड़ने के बाद A और D दाहिने मुड़ जाते हैं, तो A और D इधर मुड़ गए, A और D किधर मुड़ गए, दाहिने। जबकि B और C बाएं उड़ते हैं, तो B और C इधर मुड़ गए, बाएं। ठीक है, 115 किलोमीटर जाने के बाद 115 किलोमीटर जाने के बाद बी और सी ने अपने बाईं ओर उड़ान भरी, यानी इन्होंने इधर उड़ान भरी, बी और सी ने। ठीक है, जबकि ए और डी ने अपने बाईं तरफ मुड़ गए, तो इनका बायां होगा इधर, ये ए और डी इधर मुड़ गए बाएं। अब हवाई जहाज में, हवाई जहाज ए बी डी सी, इनका क्रम याद रखेंगे, ए बी डी सी क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं। तो ए बताइए किधर उड़ रहा है, देख के बताइए। ए उड़ रहा है
पूर्व में। किधर उड़ रहा है? पूर्व। डी बताइए किधर उड़ रहा है? नहीं सॉरी, बी बताइए, बी किधर उड़ रहा है? पश्चिम में। बोलो, ए के बाद बी है ना, बी पश्चिम में उड़ रहा है। डी किधर उड़ रहा है? पूर्व में। और सी किधर उड़ रहा है? पश्चिम में। तो आपका आंसर आएगा पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम। तो पूर्व पश्चिम आपका कौन आंसर है? सी। तो इस प्रकार सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन फर्स्ट और सेकंड है। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। दो कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन है यम का पिता कौन है? ये क्वेश्चन है। अब पहला कथन पढ़ते हैं। ए और बी भाई हैं। ए और बी भाई हैं, यानी दोनों भाई हैं। ये पहला कथन है। तो इससे पता नहीं चल गया कि यम का पिता कौन है? ठीक है, इससे कतई नहीं पता चला। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? बी की पत्नी। तो बी की पत्नी हो जाएगी यम के पत्नी की बहन है। तो यम के पत्नी की बहन है। तो सेकंड का कथन का बनेगा ये। अब बताइए यम का पिता कौन है? यम का पिता कौन है? क्या इससे क्लियर हो पाएगा? इससे भी नहीं क्लियर हो पाएगा। वो तो यम का पिता एक पीढ़ी ऊपर होगा इससे। अगर दोनों को हम कंबाइन भी कर दें तो भी ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा जो ए है वो यहां पर आ जाएगा। तब भी ये चीज क्लियर नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पहला क्या है? ये सेकंड वाला आपका आंसर सही है। यदि दोनों कथनों में दिया गया डेटा एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर है। तो ए सी के दाईं ओर है, तो सी के दाईं ओर हो गया। दाया मतलब आपका दाया है, बाया मतलब आपका दाया। लेकिन बी के बाईं ओर है। बाईं ओर कौन है? ए। तो बी के बाएं ए हो गए। बोलिए, ई सी के बाईं ओर है। ई जो है सी के बाईं ओर हो गया। बोलो, और डी के दाईं ओर है, तो डी के दाईं ओर ई हो गया। बोलिए, डी एफ के दाईं ओर बैठा है। डी जो है वो एफ के दाहिनी ओर बैठा है। ऐसे बन गया। तो कई 6 लोग हो गए। पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे सदस्य कौन कौन है? तो पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं एफ और बी। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, एफ और बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें लिखा है कि 3 साल पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत उम्र कितनी थी? 27 वर्ष थी। तो 3 साल पहले की औसत आयु दी है। तो अगर आज 3 लोग होते तो उनकी औसत आयु कितनी होती? 30। ये औसत 3 साल पहले का है। 3 साल पहले का। अगर हमको आज का औसत निकालना हो तो उसमें क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। तो 3 लोगों में आज का औसत कितना हो जाता? 30। कहा है 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत उम्र कितनी थी? 20 वर्ष। तो यानी 2 की दी है। तो 2 की आयु 5 वर्ष पहले कितनी दी है औसत आयु? 20 वर्ष। आज की तारीख में कितनी होगी? बोलो, 25 होगी। तो देख लेंगे इसमें हो क्या रहा है। इस सवाल को ऐसे करेंगे, इधर -1 हो रहा है और इधर -5 हो रहा है। ऐसे सवालों में हमेशा इसकी गुणा इससे कर देते हैं और इसकी गुणा इससे कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी इससे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा -15 और इसकी इससे गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? -25। इनको जोड़ देंगे तो -40। हमको माइनस चिन्ह से मतलब नहीं, उम्र माइनस में हो नहीं सकती। इसलिए जो तीसरा व्यक्ति है यानी पति की आयु हो जाएगी 40 साल, यानी आपका
पहला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। 33 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसमें लिखा है, आपको एक प्रश्न है, सूरजमुखी का रंग कैसा होता है? सूरजमुखी का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो सूरजमुखी का रंग वैसे होता कैसा है? पीला। अब इसमें पहला कथन पढ़ते हैं, नीले को सफेद, सफेद को लाल और लाल को पीला कहा गया। तो इसमें हमको देखना है कि पीले को क्या कहा गया है। तो इसमें तो कहीं आया नहीं कि पीले को क्या कहा गया है। दूसरे को पढ़ते हैं, पीले को बैंगनी। तो यहीं से आंसर आ जाएगा, सूरजमुखी कैसा होगा? बोलो बैंगनी होगा। तो केवल सेकंड से आंसर आएगा, फर्स्ट से नहीं आंसर आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा अकेले सेकंड में डेटा पर्याप्त है, यानी केवल कथन 2 आंसर होगा, उससे आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करो। तो दोनों सुइयों के बीच के कोण का फार्मूला होता है 30 एच डिफरेंस 11/2 यम। एच क्या है बोलो? घंटे। और यम क्या है? मिनट। तो यहां पर यम एच की वैल्यू कितनी है? 5 और यम की वैल्यू कितनी है बोलो? 20। यहां पर मान रख देंगे तो 30 × 5 डिफरेंस 11/2 और इसकी जगह पर रख देंगे यम की जगह पर 20, काट पीट कर लेंगे, ये आ जाएगा 150। डिफरेंस का मतलब है ज्यादा में से कम वाला घटाएंगे, तो ज्यादा में से कम वाला घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो इस प्रकार दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें क्या करेंगे, 1941 में सबसे पहले हम आखिरी के 2 अंक लेंगे और इससे लीप ईयर निकाल लेंगे। लीप ईयर कैसे साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है। तो इसको भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा 10। कितना लगेगा? 10। इसमें 10 लीप ईयर होंगे। तो इसमें आपको पता है कि 7 दिन का चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। हम 7 से बड़ी संख्या नहीं लिखते हैं, तो इसको 7 से भाग कर देंगे तो 7 × 7 शेषफल कितना आ गया? 3। तो यहां पर एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे लीप ईयर में 3। और फिर 41 को 7 से भाग कर देते हैं। इसमें तो लीप ईयर आए, उनको भाग किया, फिर 41 को 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। 7 × 5 = 35। शेषफल कितना बचा? 6। कितना बचा बोलो? 6। और ये 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 को भाग करेंगे 7 से तो 2। तो यहां से एक्स्ट्रा दिन आ गए हमारे कितने? 2। अब 19 के लिए हम लोग 19वीं शताब्दी के लिए हमेशा 1 लिखते हैं। ठीक है, इसका कोड कितना होता है? 1। दिसंबर के लिए हम लोग कितना लिखते हैं? 4। दिसंबर का कोड कितना होता है? 4। और 7 है तो 7 के लिए तो 0 लिखते हैं, क्योंकि 7 से भाग करेंगे शेषफल क्या बचेगा? 0। अब इनको ऐड कर देते हैं 2, जितने एक्स्ट्रा दिन निकले हैं 1 + 4 तो कितना हो जाएगा? 7। और 7 का मतलब है कि वही दिन आएगा। 7 का मतलब है शेषफल हमारा कितना हो जाएगा? 7 शेषफल आ जाएगा 0। और 0 का मतलब है 0 के लिए होता है रविवार। कौन होता है बोलो? रविवार। तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसको और भी कई तरीकों से हल कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। तो 1997 में उनकी वर्षगांठ का कौन सा दिन होगा? तो यहां पर देखेंगे कि डेट तो समान ही है, 5 दिसंबर को ही तो वर्षगांठ मनाएगा। तो देखेंगे बीच में साल कितने हैं? बीच में डेट समान है, 5 दिसंबर 5 दिसंबर इधर भी होगा, वर्षगांठ तो 5 दिसंबर को आएगी। तो बीच में कितने साल हैं? 4 साल हैं। 97 में से 93 घटाएंगे कितना आएगा? 4। 4 में लीप ईयर कितने होंगे बोलो? लीप ईयर कितने होंगे? 1। और साधारण वर्ष कितने होंगे? 3। आपको बताना है, पता है
कि लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, तो टोटल एक्स्ट्रा दिन काउंट कर लेंगे, ये हो जाएंगे 2 और 3 5। कितने हो जाएंगे बोलो? 5। अब हम क्या करेंगे कि 5 दिन इसमें हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आगे का दिन पूछा है ना, तो 5 दिन जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 5 दिन जोड़ेंगे, देखो 1 दिन जोड़ेंगे सोमवार, 2 दिन मंगल, 3 दिन बुध, 4 दिन बृहस्पति और 5 दिन शुक्र, तो शुक्रवार आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इसमें लिखा है अक्षर समूह के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है, असंगत का चयन करें। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे। देखिए इसकी नंबरिंग करेंगे तो ध्यान से देखिए, सी का 3 होता है, इसका डब्लू का 23, इसका 24, इसका 1, वी 22 और जेड 26। ठीक है, ऐसे सबकी नंबरिंग कर लेंगे। तो इसमें ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 3 में -2 हुआ है। क्या हुआ है बोलो? -2। इसमें क्या हुआ है? ये 23 है, 23 में से -1 हुआ है, और 24 में क्या हुआ है? +2 हुआ है। यही तो हुआ है। ऐसे इसकी नंबरिंग कर लेंगे, ये 20 है, 24 है, 2 है, इसका 17 और 23 और 5। तो इसमें ध्यान से देखेंगे क्या, -3 -1 +3। ठीक है, ऐसे इसकी भी नंबरिंग कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे, 18 5 1 15 4 4। तो ध्यान से देखो भाई, इसमें -3 हुआ है, -1 हुआ है और +3 हुआ है। ठीक है, और जरा इसको देख लेते हैं, 14 22 8 11 21 11। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, -3 -1, इसमें +3 हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए -3 -1 +3 हुआ है, इसमें -3 -3 -1 +3 हुआ है, इसमें भी -3 -1 +3 हुआ है, लेकिन इसमें -2 -1 +2 हुआ है। तो इस प्रकार जो पहला ऑप्शन है वो आपका सबसे अलग है। ठीक है, चारों में सबसे भिन्न है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है। फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और तय करें कि उनमें से कौन सा तर्कपूर्ण संदेह से परे, कौन तर्कपूर्ण संदेह से परे कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन है बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। पहला निष्कर्ष है सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हैं। दूसरा है लोग सब्जियां नहीं खा सकते। तो इसमें दूसरा जो है वो वीक जो है लॉजिक है, वीक आर्गुमेंट है, दूसरा सही नहीं है। पहला जो है वो सही लग रहा है, प्रबल है तर्क ये, क्योंकि सब्जियां महंगी होती जा रही हैं तो मुश्किल, उसको मतलब खरीदना मुश्किल होता जा रहा है, तो एक प्रकार से दुर्लभ ही होता जा रहा है। तो पहला सही है और दूसरा आपका जो है वो गलत है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो जो चौथा ऑप्शन है जिसमें दिया गया है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यही वाला आंसर होगा, बाकी तीनों ये गलत हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कथन दिया गया है यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। तो पहला है निष्कर्ष, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। ये तो बिल्कुल है, आप जैसे पढ़ेंगे वैसे इसमें कथन में ही लिखा है कि यदि वह बुद्धिमान है, कंडीशन है बुद्धिमान की, अगर बुद्धिमान है तो परीक्षा में पास होगा। तो ये तो आपका पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा,
वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, ये आपका सही नहीं है। तो केवल पहला अनुसरण करता है, यानी चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इन चारों में चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें लिखा है कि एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% तीनों क्रिकेट, शतरंज और कैरम खेलते हैं। तो हम देखिए 3 वाला पहले बना लेते हैं, 3 वाला पहले बना लेते हैं। 3 वाला ऐसे ही तो बनाते हैं, और इसमें पहला खेल हो जाएगा क्रिकेट, दूसरा हो जाएगा शतरंज, और तीसरा हो जाएगा कैरम। ठीक है, 5% तीनों खेलते हैं, तो 120 का 5% हो जाएगा, बोलो। देखिए 10% निकालने का तरीका 10 से भाग कर दो, 10% होगा 12, 5% हो जाएगा 6, यानी 6 जो है वो तीनों में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। कोई भी और केवल 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 30 है। यानी यहां पर 2 खेल खेलने वाले आएगा, यहां पर 2 खेल खेलने वाला आएगा, यहां पर 2 खेल खेलने वाला आएगा। इनकी संख्या तीनों की कितनी है? 30 है। कितनी है बोलो? 30 है। दोनों खेल यहां यहां यहां, इनकी संख्या कितनी है बोलो? 30 है। आगे कहा है अकेले क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है बोलो? 40 है। तो अकेले क्रिकेट खेलने वाले छात्र कहां आ जाएंगे? यहां पर, तो इनकी संख्या 40 हो जाएगी। अकेले शतरंज या कैरम खेलने वालों की कुल संख्या क्या होगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो अकेले शतरंज यानी यहां पर या यहां पर, तो दोनों की संख्या निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर देंगे, जो संख्याएं आई हैं 40, 6 और 30, इन तीनों को मिला के, तो ये हो जाएगा 76। कितना आ जाएगा बोलो? 76। और 120 में से अगर हम माइनस कर दें 76, तो ये आ जाएगा आपका कितना बोलो? 44। कितना आ जाएगा? 44। तो इस प्रकार जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो पहला सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 44 ही इसका आंसर होगा। यानी केवल शतरंज या केवल कैरम खेलने वालों की संख्या, दोनों खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी बोलो? 44। दोनों में से कोई एक खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44। तो आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं। ये जो है कागज मोड़ने वाला प्रश्न है, और कागज को कैसे मोड़ा गया है ये इसमें दिखाया गया है। देखो यहां ध्यान से, इसमें देखिए पहले ये वाले कोने को ऐसे मोड़ा गया है, फिर इधर वाले कोने को ऐसे मोड़ा गया है। ठीक है, और मोड़ने के बाद यहां पर क्या कहा गया है? काटा गया है। अब ध्यान से देखिए, जब इसको हम खोलेंगे तो ये ऐसे फोल्ड है, इसको ऐसे करेंगे तो ये यहां पर ऐसे आ जाएगा और ये यहां पर ऐसे आ जाएगा। तो जिस आकृति में ये ऐसे आएगा वही आपका आंसर होगा खोलने पर। तो ध्यान से देखेंगे ये किस में आया है बोलो? ये केवल पहले वाले ऑप्शन में आया है। तो पहला वाला विकल्प जो है वह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 देखते हैं ध्यान से। 42 में कहा है कि एक खुला पासा दिया गया है। ठीक है, और कहा है कि खुले घन में के आधार पे नहीं बनाया जा सकता, यानी कौन सा घन जो है इसमें नहीं बनाया जा सकता है, और ये खुला पासा है। खुला घन है, पासा घन एक ही बात है। तो ध्यान से देखेंगे कि किसी भी घन में या पासे में 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। तो देखिए इसका विपरीत ये है स्टार, इस गुणे का विपरीत क्या है? स्टार। तो देखिए गुणा और स्टार एक साथ कहीं आए हैं? नहीं आए हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इस वाली आकृति का जो भिन्न अपोजिट है वो ये वाला होगा। किसी भी विपरीत सतह में सदैव एक सतह का गैप होता है, तो एक सतह छोड़ के ये वाला, इसका विपरीत क्या होगा? ये वाला होगा। तो देख लेते हैं ये वाली आकृति
और ये वाली आकृति ये किसी घन में आई है कि नहीं आई है? तो देखते हैं, इसमें ये आई है लेकिन इसके विपरीत की नहीं आई है। हाँ, इसको देखेंगे। देखिए, पहली वाली आकृति ये आई है और उसके विपरीत वाली आकृति आई है, तो इसलिए ये आपका जो है आंसर सही है। ये घन इससे नहीं बनाया जा सकता। किसी भी घन में दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगी, इसमें दिख रही हैं, इसलिए इसको बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है। ये एक देखिए जो आरेख बना है, ये गोला है, ये इस खिलाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो त्रिभुज है ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्क्वायर है, वर्ग है, ये कलाकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। सवाल में कहा है निम्नलिखित वेन आरेख में अक्षर की पहचान करो जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं लेकिन कलाकार नहीं है। जो डॉक्टर भी हैं लेकिन कलाकार नहीं है। कलाकार का मतलब है इसमें ना आए, जो वर्ग में ना आते हों, और डॉक्टर में आते हों। तो जी तो केवल डॉक्टर हो जाएगा। इसमें लिखा है डॉक्टर भी हैं, यानी वो खिलाड़ी भी हैं, दोनों हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बोलो? बी, क्योंकि डॉक्टर और खिलाड़ी दोनों हैं इसका मतलब। तो केवल जी तो केवल आ जाता अगर डॉक्टर दिया होता, केवल डॉक्टर दिया होता, यहां पर बी आया है, इसका मतलब खिलाड़ी भी हैं लेकिन कलाकार नहीं है, यानी इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर बी है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें कथन दिया गया है, उसके आधार पर कौन से तर्क सही है बताना है। कथन है, क्या किस्तों पर चीजें खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक है? पहला, हां, यानी उसके पक्ष में तर्क है, उससे कम भुगतान करना पड़ता है। दूसरा है नहीं, किस्तें देने से परिवार का बजट बिगड़ जाता है। तो ये भी वीक आर्गुमेंट है और ये भी वीक आर्गुमेंट है, क्योंकि कम भुगतान नहीं करना पड़ेगा। भुगतान अगर कहता है कि जो है धीरे धीरे करना पड़ता है तब तो सही माना जाता है, ये तो गलत है। और दूसरा है परिवार का बजट बिगड़ जाता है, धीरे धीरे देने से परिवार का बजट नहीं बिगड़ेगा, उससे तो है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड मजबूत है। इस प्रकार आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। 45 है। कथन दिया है, क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है? हाँ, सीखने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास इतना कम समय है। नहीं, अपने विषय में उच्चतम डिग्री प्राप्त करने के बाद सीखना बंद हो जाता है। तो ये जो है ये मजबूत तर्क नहीं है, ये गलत है। जीवन भर सीखता रहता है इंसान कुछ ना कुछ। तो हमारे पास सीखने को बहुत कुछ है, बल्कि एक समय जो है वो बहुत कम है। तो हाँ, ये पहला वाला जो तर्क है वो बिल्कुल मजबूत है और दूसरा वाला जो है वो वीक है। तो इस प्रकार आपका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। और इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये पूछा है। तो ध्यान से देखेंगे, पहले हम लोग एक फलक वाले देखेंगे, सिंगल फलक वाले। तो सिंगल फलक वाले कितने होंगे? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो जाएंगे बोलो? 8। अब हम लोग देखेंगे डबल वाले कितने होंगे। तो दो फलक वाले कितने होंगे? तो इनको देखो, ये जो कॉर्नर वाले हैं 1 2, ऐसे ये 3 और ऐसे ये 4। तो ये हो जाएंगे 4। अब हम लोग तीन फलक वाले देखते हैं कि कितने होंगे बोलो। तो तीन फलक वाले देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो, तीन फलक वाले होंगे ये ऐसे, नहीं सॉरी, दो फलक वाले। दो फलक वाले अभी और होंगे, दो फलक वाले अभी और होंगे। ये भी दो, ऐसे ये भी दो बनेंगे, ऐसे ये भी दो बनेंगे और ऐसे ये भी दो बनेंगे। यानी दो फलक वाले अभी जुड़ जाएंगे कितने? 4 और जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे टोटल 8। कितने हो जाएंगे बोलो? 8। अब तीन फलक वाले कोई नहीं मिलेंगे। अब जो है हम लोग 4 फलक वाले देखेंगे। तो देखो, लाइन के इधर 1 2 3 4, 4 फलक वाला एक होगा, ऐसे 4 फलक वाला इधर होगा। ठीक है, दो ये हो गए। ऐसे इस लाइन के उधर एक होगा और एक इधर होगा।
तो टोटल 4 फलक वाले हो जाएंगे। कितने? 4। तो इस प्रकार, और इससे ज़्यादा फलक वाला कोई मिलेगा नहीं, तो इस प्रकार इनको ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 20। तो इस प्रकार चौथा विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल सही है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बोलो? 20। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें लिखा है सचिन राहुल से 6 साल छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की आयु ज्ञात करो। देखो, छोटा बड़े का मतलब है इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर दिया है, ठीक है। इन दोनों में बताइए अंतर कितने का है? 6 का। और यहाँ अनुपात में अंतर कितने का है? 2 का। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 2 से भाग कर देंगे 3, एक की वैल्यू आ जाएगी 3। अब सचिन की आयु पूछा है, तो सचिन पहले नंबर पर होगा, यानी सचिन का नाम पहले आया है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 सत्ते 21। सचिन कितने साल का होगा बोलो? 21 साल का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 7 मित्र ABCDEFG सोमवार से रविवार तक अलग अलग दिन स्टेज शो में परफॉर्म करते हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। प्रत्येक एक अलग अलग आइटम का प्रदर्शन करता है, जैसे संगीत, नृत्य, मिमिक्री, नाटक, वाद विवाद, भाषण और एकालाप, ठीक है। आगे इसमें लिखा है कि बी गुरुवार को नाटक प्रदर्शित करता है। तो हम जरा इनको सबको लिख लेते हैं। ABCDEFG, ठीक है, इनको हमने लिख लिया। आगे कहा है बी गुरुवार को नाटक प्रदर्शित करता है, तो बी जो है वो इसका दिन हो जाएगा गुरुवार, और इस दिन क्या प्रदर्शित करता है बोलो? नाटक, ठीक है। ई रविवार को संगीत प्रदर्शित करता है, तो ई का जो दिन दिया है वो दिया है कौन सा बोलो? रविवार, और ये इधर क्या प्रदर्शित करता है? संगीत, तो ई के सामने संगीत लिख देंगे। आगे लिखा है जी मिमिक्री करता है, तो जी जो है वो क्या करता है बोलो? मिमिक्री, तो यहां पर लिख देंगे मिमिक्री। जी के सामने क्या लिख देंगे बोलो? मिमिक्री करता है लिख देंगे। लेकिन मंगलवार या शनिवार को नहीं, तो यानी इसके सामने जो है ये मंगलवार और शनिवार जो है, शनि में ये शो नहीं करता है, तो इसके सामने हम लिख के क्रॉस कर देंगे बार बार, ताकि पढ़ना ना पड़े, ठीक है। आगे लिखा है सी का प्रदर्शन जी के प्रदर्शन के अगले दिन है, तो सी के सामने लिख देते हैं, ठीक है, जी के अगले दिन, जी के अगले दिन, ठीक। सी के सामने लिख देंगे जी के अगले दिन। आगे है डी सोमवार को प्रदर्शन करता है, तो डी के सामने हम लोग क्या लिख देंगे बोलो? सोमवार। डी के सामने क्या लिख देंगे? सोमवार। लेकिन नृत्य या वाद विवाद नहीं करता है, तो इसके सामने लिख देंगे नृत्य या वाद विवाद नहीं, ठीक है। आगे लिखा है ए एकालाप करता है, तो ए के सामने लिख देंगे एकालाप, ठीक। जो भाषण के अगले दिन होता है, ये जो है वो भाषण के अगले दिन है, कि अगले दिन, ठीक। शनिवार को नृत्य नहीं किया जाता है, तो इसको कहीं साइड में लिख लेंगे कि शनिवार को जो है वो नृत्य नहीं होगा। अब इतनी बातों को हम लोग ध्यान में रख के बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि हमारे 7 दिनों में 3 दिन क्लियर हैं, और जो आइटम है उसमें 4 क्लियर हैं। अब हमको ये क्लियर करना है कि कौन कब आएगा। तो ध्यान से देखो, जैसे लिखा है मिमिक्री मंगलवार या शनिवार को नहीं होगी, तो 7 दिन में 3 दिन तो ये आ गए, 2 दिन ये आएंगे नहीं, तो दिन बचे कौन कौन बोलो?
या तो बुध होगा या फिर क्या होगा, शुक्र आएगा। इसकी जगह पर बुध या शुक्र ही तो आएगा। अब उसमें कहा है कि जो है या तो बुध होगा या तो फिर शुक्र होगा, है ना। और इसमें कहा है सी के बारे में कि जी के अगले दिन सी का प्रदर्शन होगा। तो अगर हम यहां पर लिख देते हैं बुध, तो अगले दिन गुरुवार तो फिक्स है पहले से, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा शुक्रवार। कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार। जी के सामने शुक्रवार, और सी जी के अगले दिन प्रदर्शित करता है, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा शनिवार। ठीक है। और यहीं पर आया है शनिवार को नृत्य नहीं होगा, तो यहां पर नृत्य नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब दिन हमारे कितने, 1 2 3 4 5 हो गए। अब यहां पर मंगल आएगा या शनि आएगा। आगे क्या कहा है, एकालाप भाषण के अगले दिन, तो भाषण के अगले दिन। अब दिन बचे कौन, एक बचा कौन सा, मंगल, और दूसरा कौन सा बचा, बुध बचा है ना। तो अगर हम बुध रखें तो बुध का अगला दिन, भाषण के अगले दिन, तो भाषण के अगले दिन अगर हम बुध रखते हैं तो बृहस्पतिवार को गुरु नाटक है फिक्स, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, मंगलवार। क्या रखेंगे बोलो, मंगलवार रखेंगे भाषण के अगले दिन। ठीक है, तो यहां पर हम रखेंगे क्या, मंगलवार। और भाषण के अगले दिन यानी यहां पर क्या होगा बोलो, भाषण। सोमवार को क्या होगा, भाषण होगा। ठीक है, आगे कहा है 1 2 3 4 5 हो गया। अब नृत्य या वाद विवाद इस दिन नहीं होगा, तो क्या होगा, भाषण होगा। अब शनिवार को नृत्य नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वाद विवाद होगा। क्या होगा बोलो, वाद विवाद होगा इस दिन, है ना। और तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, नृत्य आ जाएगा। और एक दिन कौन सा बचा, बुधवार, तो यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, बुधवार आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे 7 दिन क्लियर हो गए और 7 आइटम क्लियर हो गए। बोलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोगों ये बना लेने के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है क्या। डी द्वारा कौन सा आइटम और किस दिन किया गया। तो डी ने सोमवार को आइटम किया, और कौन किया, भाषण। तो सोमवार आएगा और आएगा भाषण, तो यानी आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि वाद विवाद में कौन परफॉर्म करता है। तो वाद विवाद में आ जाएगा आपका सी। कौन आ जाएगा बोलो, सी। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी। ठीक है, और नृत्य कौन करता है, तो 50 का आंसर हो जाएगा, नृत्य कौन करता है, तो यफ करता है। कौन करता है बोलो, यफ। और दिन कौन सा रहता है, बुधवार। तो इस प्रकार पहली शिफ्ट के 26 जून की 50 सवाल हम लोगों ने जो है अच्छे से हल कर लिए हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने पहली शिफ्ट के 50 क्वेश्चन जो है वो हल कर लिए हैं। ठीक है, पहली शिफ्ट के 50 क्वेश्चन को हल कर लिया है 26 जून की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।